हेलो CFA लेवल 1 कैंडिडेट्स, मैं हूं गौरव काबरा और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं मैं अपने YouTube चैनल पे। हम लोग आपके साथ आज दो गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं। हमारी पहली गुड न्यूज़ तो ये है कि सर हम लोग CFA लेवल 1 के लिए अपना समरी वीडियो सीरीज़ आज से शुरू करने जा रहे हैं। इस समरी वीडियो सीरीज़ में हम लोग बहुत ही अच्छे से समराइज़ करने वाले हैं सभी रीडिंग CFA लेवल 1 की। तो खास करके ये सीरीज़ उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है एंड दे आर लुकिंग अप फॉर सम मटेरियल जिससे उनका रिविजन वगैरह हो जाए। आपको पता ही होगा कि हमारे जितने भी वीडियोस हम बनाते हैं CFA लेवल 1 पे वो सारे के सारे हिंदी प्लस इंग्लिश हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू आर अ हिंदी स्पीकिंग पर्सन तो फिर आपके लिए तो ये वीडियो सीरीज़ मस्ट है। इस वीडियो सीरीज़ में हर रीडिंग की समरी बहुत ही बढ़िया से मैं आपको करवाऊंगा। सो उसके लिए डेफिनेटली आपको इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, सब्सक्राइब तो करना ही है। साथ ही साथ बेल आइकन वगैरह भी प्रेस करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले। बट हमारी सेकंड गुड न्यूज़ जो है वो ये है कि हम लोग अपने एक चैनल की जगह अब से दो चैनल मैनेज करने वाले हैं। ये चैनल गौरव काबरा जिस पे 11,000 से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी हम ऑलरेडी संभाल रहे हैं। आप सभी का बहुत ही सपोर्ट है, इसकी वजह से हम 11,000 तक पहुँचे हैं। बट नाउ वी आर स्टार्टिंग ऑफ आवर एक्सक्लूसिवली एकेडमिक कंटेंट बेस्ड यूट्यूब चैनल एडुटर्स, जहाँ पे हम लोग सारे के सारे हमारे एकेडमिक मटेरियल को अपलोड ऑलरेडी करना शुरू कर चुके हैं और ग्रेजुअली जितने भी एकेडमिक कंटेंट आएंगे अब वो सारे एडिटर्स पे जाया करेंगे। इनफैक्ट ये सीरीज भी शुरुआत के कुछ वीडियोस मैं गौरव काबरा चैनल में डालूंगा ज़रूर, लेकिन बाद में सारे के सारे एडिटर्स चैनल पे अपलोड होने वाले हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ होते रहेंगे और बाद में पूरी सीरीज एडिटर्स में जाकर के कंप्लीट होगी। ये डिसीजन हमने लिया इसलिए कि एक चैनल को हम थोड़ा सा पर्सनलाइज रखते हैं, जहाँ पे बियॉन्ड बुक्स बियॉन्ड एकेडमिक्स कुछ बात आपके साथ शेयर करना हो तो मैं गौरव काबरा चैनल के साथ आपसे कनेक्ट करूंगा और एकेडमिक कंटेंट सारा आपको एडिटर्स के हमारे चैनल पे मिलेगा, तो आपको वो भी सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। सो विद दैट बीइंग सेड, आई थिंक ये दो चैनल्स हैं, ये दोनों ही चैनल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CFA लेवल 1। तो डेफिनेटली इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन वगैरह क्लिक करके रखिए। साथ ही साथ आज जो हम वीडियो शुरू करने जा रहे हैं, जिससे हम ये अपनी वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, उसका भी मैं एक ब्रीफ इंट्रो आपको देता हूँ। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, विच आई थिंक इज अ वेरी वेरी थ्योरेटिकल रीडिंग फ्रॉम अवर कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये कॉर्पोरेट फाइनेंस की पहली रीडिंग है, बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत बड़ी है, लेकिन फिर भी हमने ट्राई किया है कि बहुत कम समय में और बहुत अच्छे से आपके साथ ये पूरी समरी पेश करें। सो अब जो आप देखने जा रहे हैं वो होने वाला है हमारा पूरा का पूरा समरी वीडियो ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो आई होप आप उसे एंजॉय करेंगे। वीडियो अच्छा लगने पे गोज विदाउट सेइंग लाइक कीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। सो दैट्स इट। फाइनल अपील मेरी यही है कि दोनों चैनल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पूरा देखें, ठीक है? दैट्स इट। मिलते हैं अपने अब सीधे नेक्स्ट सेक्शन में जिसमें मैं आपको समराइज़ कराने वाला हूँ। हेलो कैंडिडेट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। मैं हूं गौरव काबरा और आज मैं समराइज़ करने जा रहा हूं हमारी रीडिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रॉम द सब्जेक्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस फ्रॉम CFA लेवल 1। इस वीडियो में हम लोग समरी करेंगे लर्निंग आउटकम वाइज, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आपको अगर ये समरी नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को। बट फिलहाल हम लोग इस वीडियो पे कंसंट्रेट करेंगे और बहुत ही कम समय में ट्राई करेंगे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस अच्छे से हम सब कुछ समराइज़ कर लें। अगेन ये वीडियो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो आप इस वीडियो से एक शुरुआत कर सकते हैं। यू कैन बेसिकली अंडरस्टैंड कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू व्हेन यू विल प्रिपेयर योर रीडिंग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो दोनों के लिए हेल्पफुल है, जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए भी, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए भी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग लर्निंग आउटकम वाइज अगर बात करना शुरू करें यहाँ पे तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये सारा चीज़। और लर्निंग आउटकम ए से शुरू करते हैं, जहाँ पे हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो है डिस्क्राइब कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है उसी को हम यहाँ डिस्क्राइब करेंगे। सीधा सीधा डेफिनेशन दिया हुआ है, द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स एंड प्रोसीडियर्स बाय विच इंडिविजुअल कंपनीज आर मैनेज्ड, यानी कि कंपनियों को मैनेज करने के लिए कंपनीज इंटरनल कंट्रोल्स प्लेस करती हैं, साथ ही साथ काफ़ी सारे प्रोसीडियर्स वगैरह प्लेस रहते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को इन टोटो जो एक नाम दिया जाता है वो होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सीधा सीधा कहूँ तो किसी भी कंपनी को मैनेज करते वक्त अगर आपने कुछ रूल्स प्रोसीडियर कंट्रोल्स एस्टैब्लिश किए हैं जिससे कंपनी में कोई भी मैं कह सकता हूँ ऐसा काम ना हो जो कि एकदम आर्बिट्ररी है, जो कोई कंट्रोल में नहीं है, कंपनी के गोल्स
के अनुसार नहीं है, तो उस काम को रोकने के लिए जो आपने कंट्रोल्स लगाए हैं उसी को हम लोग कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का काम होता है किसी भी कंपनी में कोई भी फ्रॉड या फिर स्कैम होने से बचाना। दिस इज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ओके, टॉकिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो यहाँ पे दो प्राइमरीली थियोरीज हम देखने को मिलती हैं हमें। नंबर 1 थियोरी इज शेयर होल्डर थियोरी, नंबर 2 इज द स्टेक होल्डर थियोरी। ये दोनों थियोरीज बहुत सिंपल हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस किसकी इंटरेस्ट को बचाएगा उसके बेसिस पे ये थियोरीज हैं। शेयर होल्डर थियोरी सेज कि आपको सिर्फ फोकस करना है टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। ऑब्वियसली दिस इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, हियर यू आर ओनली कंसर्न टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स, वाइल द अदर थियोरी विच इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट वो है स्टेक होल्डर थियोरी, विच टेक्स केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ नॉट जस्ट शेयर होल्डर्स बट ऑल्सो द स्टेक होल्डर्स। तो ये दो थियोरीज है जिनके बारे में मेंशन अपनी बुक में। ये एक बहुत ही छोटा लर्निंग आउटकम था और इसी के साथ ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट हो जाता है। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लर्निंग आउटकम इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके साथ में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में दो मेजर थियोरीज का यहाँ पे नाम सुना है, शेयर होल्डर थियोरी एंड स्टेक होल्डर थियोरी, और उन्हीं के बारे में यहाँ पे मेंशन है कि एक इसमें से नैरो कॉन्सेप्ट है और एक है ब्रॉड कॉन्सेप्ट। Okay, next we move into learning outcome B, which is describe company stakeholder groups and compare interest of stakeholder groups। यानी कि अगर मैं स्टेक होल्डर्स की बात करूं तो स्टेक होल्डर्स किसी भी कंपनी के ये टोटल 6 तरह के होते हैं। आई वुड से ये एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है बट स्टिल काफ़ी हद तक हमें मदद करती है समझने में कि कंपनी के स्टेक होल्डर्स कौन हैं। इन सभी स्टेक होल्डर्स के मेन क्या इंटरेस्ट है वो सभी चीज़ें यहाँ लिस्टेड हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे शेयर होल्डर का जो मेन इंटरेस्ट होता है वो होता है रेजिडुअल इंटरेस्ट। दिस रेजिडुअल इंटरेस्ट इज इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी जब लिक्विडेट होगी तो फिर जो भी बचेगा एसेट्स में आफ्टर डिडक्टिंग द लायबिलिटीज दैट बिलोंग्स टू शेयर होल्डर्स and that is known as residual interest. Number 2, they obviously have voting rights, so they can obviously vote on important matters जैसे कि election of board members वगैरह वगैरह। इसके अलावा obviously shareholders is interested in ongoing profitability of the company as well as the growth of the company, यानी कि as a shareholder you are interested in both profitability as well as growth of the firm. So this is what a shareholder actually thinks इज हिज इंटरेस्ट, यानी कि एक शेयर होल्डर को बेसिकली कहाँ का इंटरेस्ट है उन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे मेंशन है। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, शेयर होल्डर को रेजिडुअल इंटरेस्ट होता है इन द नेट एसेट्स ऑफ द कंपनी। इसके अलावा दे ऑल्सो हैव वोटिंग राइट्स, दे कैन वोट इन इंपॉर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू कंपनी जैसे कि इलेक्शन ऑफ बोर्ड वगैरह, एंड ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन ऑन गोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। Next comes board of directors. Now board of directors are appointed prima facie to protect the shareholders. You must already know that shareholders are the actual owners of the company while the company is being managed by the senior management. सो सीनियर मैनेजमेंट कुछ ऐसा काम ना करते जो कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। इस चीज़ को देख रेख करने के लिए, इसकी प्रोटेक्शन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट होती है। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर, आई वुड से, काइंड ऑफ अ गार्जियन टू द शेयर होल्डर्स एंड दे ट्राई टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स। बेसिकली ये देखते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट कुछ ऐसा काम ना कर दे जो कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट के एकदम उल्टा हो। Next, obviously, the board of directors is also responsible for hiring and setting compensation for the senior management, यानी कि senior management को hire करने से लेकर के उनकी compensation set करना, ये सभी काम भी board of director का है। They also monitor the performance of the company and they also हैव द बोर्ड स्ट्रक्चर्स। दो तरह के बोर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, 1 tier एंड 2 tier। इसके बारे में थोड़ी सी देर में हम बात करेंगे, पर ये दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑब्वियसली कंसर्न्ड इन। सो इन टोटल देयर मेन कंसर्न्स और देयर मेन रेस्पॉन्सिबिलिटीज आर लिस्टेड हियर। नंबर 1, दे आर there in the company to protect the shareholder interest. Number 2, they are also responsible to hire and set compensation for the senior management. They also monitor the performance of the company every quarter as well as every year end. And इसके अलावा बोर्ड स्ट्रक्चर्स दो तरह के होते हैं, 1 tier 2 tier, हम थोड़ी देर में बात करेंगे उसके ऊपर। Next comes senior management. Now these are those people who are actually managing the company, यानी कि कंपनी के जो आप CEO या फिर CFO जैसे पोजीशंस के बारे में सुनते हो, ये सारी वही सब पोजीशंस हैं। ये बड़े बड़े सीनियर मैनेजर्स हैं जो कंपनी को एक्चुअल में चलाते हैं। Now the main interest of these managers is obviously their compensation. They are working hard, they are managing the company, they obviously deserve a salary, a few perks as well as bonus which should be based on the performance of the company.
नाउ दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बोनस को परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हो सकता है कि सीनियर मैनेजमेंट बोनस तो कमा ले लेकिन कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ही वीक हो। सो ऐसे में बोनस को और परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी को आपस में लिंक कर दिया जाता है। ये लिंक बेसिकली इसलिए होता है ताकि सीनियर मैनेजमेंट को ये समझ में आए कि अगर हम कंपनी को अच्छे से मैनेज करेंगे तो हमें मोटा मोटा बोनस भी मिलेगा। सो ऑब्वियसली इस सोच के साथ में दोनों चीज़ों को साथ में लिंक कर दिया जाता है। दैट मीन्स अगर कोई मैनेजर अच्छे से कंपनी को चलाएगा तो उसको बोनस भी बड़ा मिलेगा, ये सीधा सीधा कानून है। सो ऑब्वियसली सीनियर मैनेजमेंट को पहला जो उसका चिंता है वो तो यही है कि भैया मेरे को कंपेंसेशन मिले, सैलरी, पर्क्स, बोनस ये सब टाइम टू टाइम मिल जाए। इसके अलावा ऑब्वियसली दे आर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूएशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज हाइक इन द कंपेंसेशन। यानी कि इनको दो चीज़ें और चाहिए। नंबर वन, वो जहाँ कर रहे हैं काम वहाँ उनको करने दिया जाए, नौकरी से ना निकाला जाए, बेसिकली ये इनकी पहली रिक्वायरमेंट है। दूसरी ये भी रिक्वायरमेंट है कि एनुअली जो इनको इंक्रीमेंट ये डिजर्व करते हैं वो भी इनको मिले। यानी कि मोटा मोटा कहूँ तो इनको ऑब्वियसली अपने कंपेंसेशन से तो मतलब है ही, साथ ही साथ दे विल ऑल्सो लुक आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट इन द गिवन पोजिशंस। तो ये बहुत सही है। नेक्स्ट कम्स एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज तो सर बहुत ही सीधी सी बात है। नंबर वन, दे आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन द सक्सेस एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द कंपनी। यानी कि ये चाहते हैं कि कंपनी सक्सेसफुल हो, साथ ही साथ कंपनी अपना सस्टेन भी करे, क्योंकि अगर सक्सेस और सस्टेन होगी तभी जा करके इनके बोनसेस और इनके नौकरियां बचेंगी। सो सक्सेस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर देम एज वेल एज सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर थ्री थिंग्स हियर। नंबर वन, ऑब्वियसली सैलरी, काम कर रहे हैं तो सैलरी तो चाहिए, थोड़ी बहुत एडवांसमेंट यानी कि प्रमोशन वगैरह हो जाए, एंड फाइनली ट्रेनिंग। इनको ये तीन चीज़ें अगर मिलती रहेगी इनके जॉब में, देन दे विल बी मोर देन हैप्पी। सो इन टोटल आई कैन से दैट देर आर 2-3 things which the employees are actually looking forward for. Number one, इनको सक्सेस चाहिए एंड सस्टेनेबिलिटी चाहिए ऑफ द फर्म, बिकॉज इनडायरेक्टली कंपनी के सक्सेस और सस्टेनेबिलिटी पे ही इनकी नौकरी डिपेंड करती है, इनकी प्रमोशंस डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट अप इज द इंटरेस्ट इन सैलरी, एडवांसमेंट एंड ट्रेनिंग। ऑब्वियसली ये तो चाहिए ही, क्योंकि पैसा, इसके साथ में नई नई चीज़ें सीखना, ये इनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ाएगा साथ साथ। नेक्स्ट अप इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले दे आर डेट प्रोवाइडर्स। यानी कि यहाँ जब मैं क्रेडिटर्स की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ सकते हैं बड़े बड़े बैंक्स जिनसे कंपनी ने लोन लिया हुआ है। नाउ इन बैंक्स को क्या चीज़ का परवाह है या फिर इनका मेन इंटरेस्ट क्या है? तो सर इन बैंक्स का जो मेन इंटरेस्ट है वो तो यही है कि इनका पैसा इनको वापस मिल जाए, यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की जो रीपेमेंट है वो टाइमली हो जाए, कोई एनपीए वगैरह ना हो जाए। गॉट द पॉइंट? तो इस चीज़ का इनको चिंता हमेशा रहेगा। सो ये तो है ही। इसके अलावा सेकेंड पॉइंट समझना वो ये है कि ये जो क्रेडिटर्स होते हैं इनको कोई वोटिंग पावर नहीं मिलता है। समझिए ये एक्सटर्नल्स होते हैं बिजनेस के, ठीक है, ये इंटरनल शेयर होल्डर्स नहीं होते या इंटरनल स्टेक होल्डर्स नहीं होते, ये एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं। सो दे डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन जनरल, एंड बस यही बात है, इसलिए ये लोग पार्टिसिपेट भी नहीं करते कंपनी की ग्रोथ में। यानी कि अगर इन्होंने कंपनी को लोन दिया और बाद में कंपनी बहुत बड़ी हो गई, कंपनी बहुत ग्रो कर गई, तो भी इनको यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट करके फ़ायदा नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट कम सप्लायर्स। सप्लायर्स का मतलब होता है ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि जिनसे आपने उधार में रॉ मटेरियल वगैरह लिया है, ये लोग वो हैं। ऑब्वियसली दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इनडायरेक्टली इन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। इनको चाहिए कि हमारी जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल और ग्रोथ ओरिएंटेड हमेशा बनी रहे, बिकॉज ऐसा होने से इनका एक तो पैसा डूबेगा नहीं, दूसरा इनके जो फ्यूचर में इनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं वो भी बड़ी बड़ी वैल्यू के मिलेंगे। सो ऑब्वियसली ये चीज़ें इनके लिए मैटर करती हैं, एंड यही चीज़ यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। इसके अलावा दे आर ऑब्वियसली इंटरेस्टेड इन द कंपनी सॉल्वेंसी पोजीशन। इनको चाहिए कि यार कंपनी की हालत ख़राब ना हो जाए, कंपनी बैंकरप्ट ना हो जाए, बिकॉज इन केस द कंपनी गोज बैंकरप्ट तो इनके पैसे डूबने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये रहे हमारे 6 टाइप के, मैं कह सकता हूँ, स्टेक होल्डर्स, और उनके सभी इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे क्लियरली जॉट डाउन कर रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम सी, जहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स, उन सब चीज़ों को यहाँ मेंशन किया हुआ है। वेल प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप में आपको इतना ही समझना है कि प्रिंसिपल है कौन कंपनी के केस में और एजेंट कौन है।
तो सर जो प्रिंसिपल है वो है शेयर होल्डर्स, क्योंकि कंपनी इनकी है, ये कंपनी के ओनर्स हैं एसेंशियली, सो दीज आर प्रिंसिपल्स। वाइल एजेंट की हम बात करें तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर कंपनी की मैनेजमेंट हो सकते हैं, प्राइमरीली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो ये एजेंट का बेसिकली काम होता है कि अपने प्रिंसिपल के लिए काम करें। एजेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू एक्ट इन दी आई वुड से इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, वो ऐसा ही काम करें जिससे प्रिंसिपल को फ़ायदा हो। इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं उसे हम बोलते हैं फिड्यूशरी ड्यूटी या फिर फिड्यूशरी रिलेशनशिप। सो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप जो ऑर्डिनरीली होता है वही यहाँ पे है, बट इट इज़ ऑब्वियसली डिस्कस्ड इन कॉन्टेक्स्ट विद द कंपनी स्ट्रक्चर। अब प्रॉब्लम ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं कंपनी के, उनके आपस में इंटरेस्ट जो होते हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर के होते हैं। इन द सेंस कभी किसी को कुछ चाहिए, दूसरे को कुछ और चाहिए, सो दोनों की चाहतें तो पूरी नहीं हो सकती, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स कब लड़ाई कर लेते हैं वो समझिए, या दोनों के इंटरेस्ट कहाँ लड़ लेते हैं एक दूसरे से। वो ये है कि शेयर होल्डर्स को चाहिए कि कंपनी थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले, वाइल क्रेडिटर्स को चाहिए कंपनी रिस्क ना ले। काफ़ी लॉजिकल भी है, समझ में भी आता है। शेयर होल्डर्स एक्चुअल में ना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से कंपनी में पैसा लगाते हैं, एंड दे ऑब्वियसली वांट कि कंपनी थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले सो दैट रिटर्न्स भी इनको ज़्यादा मिले, बिकॉज दे आर गोइंग टू अल्टीमेटली पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, तो इनको चाहिए यार तुम ग्रो करो नहीं करो मुझे परवाह नहीं है, बट इतनी रिस्क मत लो कि तुम्हारी सस्टेनेबिलिटी, तुम्हारी सॉल्वेंसी हिट हो जाए। सो क्रेडिटर्स वुड ऑलवेज वांट कि कंपनी कम रिस्क ले, वाइल शेयर होल्डर्स वुड वांट कि कंपनी ज़्यादा रिस्क ले। अब दोनों की बातें तो पूरी हम ध्यान नहीं दे सकते, दोनों में ऑब्वियसली देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एंड दैट इज व्हाई वी हैव एक्नॉलेज्ड दैट यस देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। सिमिलरली क्रेडिटर्स आर ऑल्सो इन अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अगर ये लोग देखते हैं कि शेयर होल्डर को कुछ बहुत भारी सारा डिविडेंड मिल रहा है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर को एक भारी डिविडेंड मिल जाता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनी का जो कैश बैलेंस है वो कम होगा, कंपनी की जो लिक्विडिटी स्थिति है या जो लिक्विडिटी मैं कह सकता हूँ कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी रिड्यूस होती है इसकी वजह से। सो दे वुड नॉट लाइक दिस आइडिया एज वेल। अब ये देखा जाए तो शेयर होल्डर के लिए तो फ़ायदा है अगर बड़ा डिविडेंड मिलता है तो, बट क्रेडिटर्स वुड नॉट लाइक दिस आइडिया। Similarly, you will see that the shareholders and the board of directors and the managers, they are also fighting for their interest. एग्जाम्पल के तौर पे मैनेजर्स और अगर हम डायरेक्टर्स की बात करें तो ये लोग आमतौर पे रिस्क कम लेना चाहते हैं, क्योंकि ये जिस कंपनी को मैनेज कर रहे हैं ना उसके अलावा इनका और कोई मैं कह सकता हूँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है। वाइल शेयर होल्डर्स ऑन द अदर हैंड कैन टेक मच मोर रिस्क, because usually a shareholder is not just a shareholder of a single company, they hold shares in multiple companies, thereby एक तरह से कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स का इन्वेस्टमेंट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, उनके पास बहुत सारी कंपनियां हैं, सो दे कैन टेक रिस्क इन अ पर्टिकुलर कंपनी। while on the other hand the managers and directors are associated with only one company at a time, so they would not want कि उनका reputation या फिर में उनकी आगे की सस्टेनेबिलिटी वगैरह पे कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए। सो जनरली मैनेजर्स एंड डायरेक्टर्स वुड वांट टू टेक लेसर रिस्क एज कंपेयर टू द शेयर होल्डर्स। इंफॉर्मेशन असिमेट्री इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इंफॉर्मेशन असिमेट्री का मतलब होता है दैट द मैनेजर्स यूजुअली नो मच मोर इंफॉर्मेशन दैन द शेयर होल्डर्स, एंड इसके वजह से एक असिमेट्रिक रिलेशनशिप आपको देखने को मिलता है वेयर पीपल ऑन द टू साइड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम डू नॉट हैव द सेम इंफॉर्मेशन लेवल। तो ये इंफॉर्मेशन असिमेट्री है, ऑब्वियसली इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट्स, एंड ऑब्वियसली मैनेजर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर मोर कंसर्न्ड टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस वाइल शेयर होल्डर्स एक्चुअली केयर फॉर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। तो ये भी एक प्रॉब्लम है इनके बीच में। शेयर होल्डर्स वर्सेस अदर्स में अगर हम पॉइंट देखें तो यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजॉरिटी शेयर होल्डर में तो लड़ाई होती ही रहती है। मेजॉरिटी शेयर होल्डर अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, वाइल माइनॉरिटी शेयर होल्डर के शायद इंटरेस्ट को वो प्रोटेक्ट ना करें, सो दैट इज ऑब्वियसली अ प्रॉब्लम। इसके अलावा द शेयर होल्डर्स डिजायर मोर प्रॉफिट वेयर कस्टमर्स वुड नॉट लाइक दैट, ये भी एकदम सही बात है। शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको चाहिए कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाए, हालांकि ये वाला आइडिया कस्टमर्स को शायद अच्छा ना लगे, क्योंकि प्रॉफिट अगर बनाया जाएगा तो कस्टमर से ही बनाया जाएगा, सो दे वुड नॉट वांट टू हैव दीज काइंड ऑफ रिसोर्सेज। Third point is that the shareholders would want to pay less tax while government would not like that, ये भी एकदम सही बात है। शेयरहोल्डर्स और गवर्नमेंट दोनों ही स्टेक होल्डर्स हैं। शेयर होल्डर्स आमतौर पे यही चाहेंगे कि कंपनी कम से कम टैक्स दे,
वाइल गवर्नमेंट वुड वांट कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स दे। ऑब्वियसली दोनों के इंटरेस्ट यहाँ पे एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं, एंड दैट इज़ वाई यू आर ऑब्जर्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरेस्ट। Next up is learning outcome D, I believe. Yes, learning outcome D is a very short learning outcome. यहाँ पे स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को लेकर के बातें कही गई हैं कि भैया स्टेक होल्डर मैनेजमेंट क्या होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर आपको स्टेक होल्डर्स को खुश रखना है, उनके साथ में अपने रिलेशनशिप्स बढ़िया रखने हैं, तो आपको 3 काम करने चाहिए। अगर आपने ये 3 काम किए तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का ठप्पा लग जाएगा। इट वुड बी बिलीव दैट यू आर मैनेजिंग योर स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स क्वाइट एफिशिएंटली। ये 3 काम क्या है? नंबर 1 काम तो सर है कि मैनेज कंपनी रिलेशनशिप्स विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स, यानी कि सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में अच्छे रिलेशनशिप्स स्टैब्लिश करके रखें। नंबर 2, स्टेक होल्डर्स आपसे चाहते क्या हैं, व्हाट आर देयर इंटरेस्ट, इनकी भी जानकारी अच्छे से होनी चाहिए आपको। यू शुड ऑलवेज नो कि आपके स्टेक होल्डर्स आपसे चाहते क्या हैं। एंड नंबर 3rd पॉइंट इज मेंटेनिंग इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ऑलवेज कम्युनिकेट विथ योर स्टेक होल्डर्स क्वाइट वेल। अब मैं अपने जो रेगुलर वीडियो कोर्स है उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स लेता रहता हूँ, एंड काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी मैं काफ़ी बातें समझाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। इसी चीज़ में मुझे एक बात याद आ गई कि अगर मैं लास्ट पॉइंट को बताऊं तो इसका एक वंडरफुल एग्जांपल हो सकता है। एक स्टॉक था वक्रांगी, ठीक है। ये कुछ साल पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज भागता हुआ स्टॉक था, ठीक है, और काफ़ी लोगों के इसमें पैसे लगे हुए थे, इंक्लूडिंग इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। हुआ ये कि वक्रांगी को लेकर के अपने इंडिया में ही एक अखबार है मुंबई मिरर। इस मुंबई मिरर न्यूज़पेपर में एक नेगेटिव रिपोर्ट आई थी विथ रिस्पेक्ट टू वक्रांगी, एंड नेगेटिव रिपोर्ट आने पे ऑब्वियसली द स्टेक होल्डर्स वेर क्वाइट फ्रस्ट्रेटेड, काफ़ी डर गए थे कि यार इतनी नेगेटिव रिपोर्ट वक्रांगी को लेकर के आई है। सो दे ऑल वेर एक्चुअली वेटिंग फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्रॉम द कंपनी एंड, बट कोई भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन या फिर मैं कह सकता हूँ एक सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन कंपनी की तरफ से कभी आया ही नहीं स्टेक होल्डर्स के लिए। एंड रिजल्टिंगली वक्रांगी प्लंज्ड 95% इन जस्ट फ्यू वीक्स बोलना बेटर होगा। कुछ ही वीक्स में ये वक्रांगी में 95% का फॉल आ गया, बिकॉज पीपल फियर्ड दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ स्टेक होल्डर मिसमैनेजमेंट, एंड इस चक्कर में लोगों ने अपने शेयर्स धड़ाधड़ बेचने शुरू किए, एंड देयर वाज अ रिजल्टिंगली ह्यूज लॉस इन द मार्केट। ऑब्वियसली मेरे भी इसमें इन्वेस्टमेंट थे, नुकसान हुआ, तभी मैंने ये सीखा दैट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। यही चीज़ें मैं आमतौर पे अपने सारे स्टूडेंट्स को अलॉन्ग विद द कोर्स भी समझाता रहता हूँ दैट आप कोर्स पढ़ रहे हो अच्छी बात है, बट ऑल्सो लर्न टू what to say to apply these things when you are taking your investment calls। खैर हम आगे सीखते जाएंगे इनके बारे में। और आज मैंने एग्जांपल दिया वक्रांगी which was a big mistake, but you guys have now learned कि ऐसा काम नहीं करना है। ये छोटी छोटी थियोरेटिकल चीज़ों का भी ध्यान अच्छे से देना है। सो ये था हमारा लर्निंग आउटकम डी ऑन शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम ई, where I am going to discuss the mechanism to manage shareholder or stakeholder relationships। क्लियर है? हमको अगर अपने स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स को अच्छे से मैनेज करना है तो हमारे पास में 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को प्रमोट करे, या फिर कंपनी की कुछ प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज कर दें, यानी कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को कंपनी में अडॉप्ट कर लें जो कि लोगों को पसंद आए, जो कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट को प्रमोट करे। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो ऑब्वियसली स्टेक होल्डर्स को बचाते हैं। किसी भी कंपनी में ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो स्टेक होल्डर्स के ऑब्वियसली इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा अपने आप से। कोई कंपनी कुछ करे ना करे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें बचाएगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आप जिस देश में या जिस देश की कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस देश के लॉज और रेगुलेशंस कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितना पालन होता है उनका, उसके बेसिस पे यू गेट आई वुड से अ गुड फीलिंग कि आपको उस कंपनी में जाना है या फिर में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स बेटर मैनेज होंगे कि नहीं होंगे। इसमें अगेन एग्जाम्पल हम इंडिया का ले सकते हैं। इंडिया के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ये पॉइंट थोड़ा सा खटकता है, उनको लगता है इंडिया का जो जुडिशरी सिस्टम है वो इतना इफेक्टिव नहीं है,
एंड उनको लगता है कि इंडिया का लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, उनको लगता है कि एक्चुअल में ऐसा है भी, और इस कारण से इंडिया की कई कंपनियों में जो बाहर के स्टेक होल्डर्स पैसा लगा सकते हैं वो नहीं लगाते, बिकॉज दे थिंक दैट द लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी वीक इन इंडिया and resultingly stakeholder relationships will be negatively impacted. So that is number one reason. Number two, contractual infrastructure. Now this is actually very easy. आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, सो यू ऑब्वियसली इन्वेस्ट थ्रू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस भी आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके जो मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे. So contractual infrastructure is basically the terms and conditions that are relevant in that contract, which is going to save your interest. Okay. Number three is the organizational infrastructure. Talking about the organizational infrastructure, these are the internal controls and the corporate governance adopted by your company. अगर आपकी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल्स काफ़ी इफेक्टिव हैं एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फॉलो होती हैं, then that is also going to protect your interest, obviously. Number fourth is the governmental infrastructure. Talking about the governmental infrastructure, we are again talking about the regulations here. Okay, तो पहले पॉइंट में हम बात कर रहे थे about the acts, about the legal system. Got the point? But here we are talking about the regulations and the regulators. कि आपके यहाँ के रेगुलेटर्स कितने ज़्यादा एक्टिव हैं. वैसे ये भी मेरा पर्सनल मानना है. अगेन अपने यहाँ पे इंडिया में सेबी जो कि रेगुलेटर है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लो है रिएक्ट करने को. जब भी कोई एडवर्स न्यूज़ आती है उसके बाद में सेबी रेगुलेट करना शुरू करती है उस कंपनी को, तो ये भी किसी भी बाहर के इन्वेस्टर को अच्छी बात नहीं लगेगी कि आपकी कंट्री में रेगुलेटर्स अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं. अगेन ये मेरी सोच है, इट्स एन ओपिनियन, मैं पहले ही बता दूँ, इट्स नॉट अ फैक्ट. ओके, सो ये रहा अपना पहला पॉइंट जो कि था इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, कि अगर आपके ये 4 इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त हैं तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट की या स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को पॉजिटिवली देखा जाएगा एंड द स्टेक होल्डर्स विल फील प्रोटेक्टेड. उनको लगेगा कि उनका इंटरेस्ट बचा हुआ है. इसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस होती हैं जो वक्त पे स्टेक होल्डर के मैं कह सकता हूँ इंटरेस्ट को बचाते हैं. इसमें पहला पॉइंट है एनुअल जनरल मीटिंग. हर एजीएम में सभी स्टेक होल्डर्स को इन्विटेशन रहता है, सभी को तो नहीं लेकिन हाँ शेयर होल्डर्स को एटलीस्ट रहता ही है. सो दे कैन कम टू दिस एजीएम. इस एजीएम में अपनी बात रख सकते हैं, अपने ग्रीवेंसेस रख सकते हैं, कंपनी की क्या रिपोर्ट्स रही, क्या ऑडिटेड स्टेटमेंट्स है, आपको सारी जानकारी इस एजीएम में मिल सकती है. सो नंबर 1 ऑब्वियसली ये एजीएम के चक्कर में ही कंपनियां कोई भी तरह का मैं कह सकता हूँ मिसमैनेजमेंट नहीं करेगी, बिकॉज दे नो अल्टीमेटली उनको जवाब एजीएम में देना पड़ेगा. नेक्स्ट अप इज़ द वोटिंग पावर्स एंड द प्रॉक्सी. ये आपको मिलती है अगर आप एक शेयर होल्डर हो तो, और जब भी आपको वोटिंग पावर्स मिलती है ऑब्वियसली ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ही होती हैं. वोटिंग की अगर हम बात करें तो 2 तरह की वोटिंग है, एक होती है मेजॉरिटी वोटिंग और एक होती है क्यूमुलेटिव वोटिंग. मैं यहाँ पे डिटेल में चर्चा नहीं करूँगा बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ समरी वीडियो, थोड़ा ज़्यादा लंबा है लेकिन फिर भी समरी वीडियो है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ मेजॉरिटी वोटिंग एंड क्यूमुलेटिव, बट इतना आपको जानकारी ज़रूर होना चाहिए दैट क्यूमुलेटिव वोटिंग एक्चुअली प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स. कैसे वो मैं नहीं बता रहा अभी, लेकिन बस इतना जान लीजिए दैट इफ़ देयर इज़ एन MCQ इन द एग्जाम विच आस्क कि भाई इनमें से कौन सी वोटिंग सिस्टम है जो कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करती है, तो उसका जवाब होगा क्यूमुलेटिव वोटिंग. ओके, नेक्स्ट अप इज लर्निंग आउटकम F, जहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ द बोर्ड स्ट्रक्चर्स. अगर बोर्ड स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैंने 1 टियर और 2 टियर का तो नाम पहले लिया ही था, मैंने बोला था कि ये दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे. नेक्स्ट अप इज स्टैगर्ड बोर्ड विच अगेन इज़ अ वेरी सिंपल बोर्ड स्ट्रक्चर. सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 टियर बोर्ड स्ट्रक्चर क्या होता है. ये बोर्ड स्ट्रक्चर में बेसिकली एक ही बोर्ड होता है और इस बोर्ड में एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो सभी इकट्ठे मिल करके काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं. अब आप सोचेंगे भैया ये एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव क्या है, प्लीज़ समझा दीजिए. तो बहुत सिंपल है. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डायरेक्टर्स भी हैं. दीज एग्जीक्यूटिव्स आर डायरेक्टर्स एज वेल एज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट. यानी कि ये कंपनी की मैनेजमेंट का भी हिस्सा है, साथ ही साथ कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं. इन्हें हम कहते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स. while the non-executive directors are those directors who are only directors, they are not a part of the management of the company. यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं that executive directors are also
responsible to manage the company, while non-executive directors will only take decisions for the company, but they are not actually going to implement those, they are not actually going to execute those functions. तो ये ज़बरदस्त चीज़ है. तो 1 tier बोर्ड, फिर से मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव सब इकट्ठे मिल करके कंपनी के डिसीजन लेते हैं. नेक्स्ट कम्स 2 tiers बोर्ड, जो कि बहुत सिंपल है. यहाँ पे 2 बोर्ड होते हैं. पहले बोर्ड को हम बोलते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड, दूसरे बोर्ड को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बोर्ड. नाम से ही समझ में आ रहा है, सुपरवाइजरी बोर्ड comprises of only non-executive directors, while the management board comprises of executive directors. ठीक है, यानी कि यहाँ पे नॉन एग्जीक्यूटिव्स और एग्जीक्यूटिव्स में आपस में एक डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है. जितने भी नॉन एग्जीक्यूटिव्स हैं सबको मिला करके एक बोर्ड बनाया जाता है, उसे हम कहते हैं सुपरवाइजरी बोर्ड, और सारे एग्जीक्यूटिव्स को हम बोलते हैं मैनेजमेंट बोर्ड. आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये दोनों बोर्ड्स को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने का चांस है, सो दे कैन ऑब्वियसली ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. बट नाम से ये भी समझ में आता है कि सुपरवाइजरी बोर्ड विल ऑब्वियसली सुपरवाइज द मैनेजमेंट बोर्ड, यानी कि मैनेजमेंट बोर्ड कब क्या डिसीजन ले, कैसे रिएक्ट करे, वो चीज़ सुपरवाइजरी बोर्ड कहीं ना कहीं इनको बताएगी ज़रूर. ओके, नेक्स्ट अप इज द स्टैगर्ड बोर्ड. वेरी सिंपल. स्टैगर्ड बोर्ड एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स को एक ही साल में इलेक्शन के लिए खड़ा नहीं होना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर इज़ अ बोर्ड, तो इस बोर्ड का ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि 30% ऑफ द बोर्ड मेंबर्स विल बी इलेक्टेड एवरी ईयर. ठीक है, इसका मतलब 70% लोगों को इलेक्शन में खड़ा ही नहीं होना पड़ेगा. दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो बदलाव होगा वो सिर्फ 30% बोर्ड का होगा, 70% बोर्ड इंटैक्ट रहेगा. अगले साल में भी वो इलेक्शन के लिए उनको खड़ा होना पड़ेगा. बट दिस वे हम बोर्ड में ये एक चीज़ इंश्योर ज़रूर करते हैं कि पूरा का पूरा बोर्ड एक ही बार में रिप्लेस ना हो जाए. सो इसे हम कहते हैं स्टैगर्ड बोर्ड. अगेन, अब स्टैगर्ड बोर्ड को बहुत पॉजिटिवली आज की डेट पे नहीं देखा जाता है. अ रेलिवेंट एग्जाम्पल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट वुड बी माइंड ट्री. इंडिया में एक शेयर है माइंड ट्री, जिसे अक्वायर किया था L&T ने. ठीक है, L&T इन्फो ने किया था. ठीक है, तो जब भी ऐसे कोई हॉस्टाइल टेक ओवर होते हैं तो ऑब्वियसली जो टेक ओवर करती है कंपनी वो चाहती है कि हम अपने जो एक्विजिशन है उसकी पूरी की पूरी बोर्ड को हटा दें और उस बोर्ड के बदले अपनी बोर्ड को बैठा लें. बट अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ देयर इज़ एन स्टैगर्ड बोर्ड. अगर एक स्टैगर्ड बोर्ड होगा तो फिर आप पूरे बोर्ड को रिप्लेस करके अपनी बोर्ड को एक बार में एक साल में नहीं बैठा पाओगे. दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ स्टैगर्ड बोर्ड. बट अब इसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली आपको जैसे देखना आप देख सकते हैं. बट हाँ, इसे एक गुड सेंस में नहीं देखा जाता. हम इसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट. ओके, सो ये रहा अपना स्टैगर्ड बोर्ड के बारे में. अगले लर्निंग आउटकम में बैठते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लर्निंग आउटकम इज अबाउट द बोर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. बहुत ही सिंपल है. सीनियर मैनेजमेंट को लेकर के जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है सीनियर मैनेजमेंट में कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, यानी कि सेलेक्टिंग देम. नंबर 2, उनका कंपेंसेशन सेट करना, एंड ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना. देखा जाए तो हमने ये पॉइंट सारे ही पहले कवर कर लिए थे, ऐसा कुछ भी इसमें नया तो नहीं था. ठीक है. नंबर 2 इज सेटिंग द स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी का मिशन क्या होगा, कंपनी के लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होंगे. ये सारा चीज़ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेट करना. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर के चेंजेस, मर्जर एंड एक्विजिशन एंड लार्ज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स. इन सब चीज़ों को भी अप्रूव करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कंपनी की परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, मैनेजमेंट की कंटिन्यूटी एंड CEO का सक्सेशन, इंटरनल कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करना, मॉनिटर करना, ओवरसी करना, एंड ऑब्वियसली इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल ऑडिट. ये सभी देखा जाए तो रेस्पॉन्सिबिलिटी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ही है. ऑब्वियसली अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एक बोर्ड कैसे अदा कर सकता है. तो अगले लर्निंग आउटकम में मेरे ख्याल से हम पढ़ेंगे जहाँ पे बोर्ड के अलग अलग टुकड़े कर दिए जाएंगे जिन्हें हम कहते हैं कमिटीज़, एंड दीज कमिटीज़ विल टेक अप फ्यू रोल्स आउट ऑफ दीज मैनी रोल्स. यानी कि हर कमेटी को अपने अपना नियम बता दिया जाएगा कि आप ये संभालो, बाकी कमेटी दूसरी चीज़ संभालेगी. देखा जाए तो ये कमेटी बनेगी बोर्ड से ही, लेकिन इनके दायरे इन्हें बता दिए जाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक पैकेज में बता दिया जाएगा दैट यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओनली दीज मच थिंग्स. तो उस चीज़ को हम नेक्स्ट लर्निंग आउटकम में देखते हैं. सो आ गया हमारा टाइप्स ऑफ बोर्ड कमिटीज़. जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड कमिटीज़ है. बोर्ड कमेटी अगर आप यहाँ देखेंगे तो टोटल 6 तरह की बोर्ड कमेटी है. नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है.
Number 1 is audit committee. Number 2 is the governance committee. Number 3 is the nomination committee. Number 4 is compensation. Number 5 is risk. Number 6 is investment. देखो कुछ चीज़ें तो नाम से ही समझ में आ जाएंगी, उसको पढ़ने का दरकार नहीं पड़ेगा। जैसे कि रिस्क कमेटी का मेन काम होगा कंपनी की रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह दुरुस्त हैं कि नहीं है, उन चीज़ों को इंश्योर करना। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट कमेटी विल बी टेकिंग केयर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड विल ऑल्सो ओवरसी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपनी ने की हैं वो कैसा परफॉर्मेंस दे रही हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है। कंपेंसेशन कमेटी विल इंश्योर द कंपेंसेशन ऑफ बोथ द डायरेक्टर्स एज वेल एज द सीनियर मैनेजर्स। यानी कि ये वो कमेटी है जो कि कितना कंपेंसेशन दिया जाना चाहिए डायरेक्टर्स को और सीनियर मैनेजर्स को, ये दोनों चीज़ों को रेकमेंड करेगी। ऑब्वियसली ये रिकमेंडेशन पूरे बोर्ड को दिया जाएगा। इफ़ द बोर्ड अप्रूव्स देयर रिकमेंडेशंस तो टेक्निकली कमेटी यही है जो कि इनका कंपेंसेशन सेट करेगी। मैं फिर से रिपीट कर दूं, यहाँ कंपेंसेशन सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट का नहीं डिस्कस हो रहा है, यहाँ कंपेंसेशन डायरेक्टर्स का भी डिस्कस हो रहा है। नेक्स्ट अप इज नॉमिनेशन कमिटी। वेरी सिंपल, ये कमेटी का मेन काम है दैट दे विल प्रपोज सम नेम्स who are qualified candidates who can take up और who can stand for the election of the board of directors। यानी कि बोर्ड में कौन कब खड़ा होगा इन चीज़ की, अब अगर हम इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन की बात करें तो ये कमेटी प्रपोजल्स देगी कि किसको खड़ा करना चाहिए हमें इलेक्शंस के लिए। गवर्नेंस कमेटी ऑब्वियसली विल टेक केयर ऑफ द ओवरऑल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जो हम जितनी बातें इस चैप्टर में पढ़े इन सारी चीज़ों को ये लोग मैनेज करेंगे। दे विल सी दैट द कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इज़ देयर। ठीक है, ये लोग को ये ज़रूर चेक करना है कि कंपनी का एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड हो और कंपनी उसका पालन भी करे। इसके अलावा दे विल ऑल्सो इंश्योर दैट द कंपनी इज़ कंप्लाइंग विद ऑल द लॉज एंड रेगुलेशंस। कंपनी कोई भी लॉज एंड रेगुलेशंस को तोड़े ना, बिकॉज दैट कैन सिग्निफिकेंटली impact the company's reputation। तो वो चीज़ को भी इंश्योर करना होगा। The governance committee will ensure that। Next we have the audit committee। The audit committee is obviously responsible for internal controls as well as audit। इसके साथ ही साथ ये लोग recommend भी करेंगे एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम और उनको कितनी ऑडिट फीस देनी है, ये चीज़ भी रिकमेंडेशन करना ऑडिट कमेटी का ही काम है। यानी कि इंटरनल ऑडिट करवाना, इंटरनल कंट्रोल को एस्टैब्लिश करके ये चेक करना कि वो इफेक्टिवली इम्पोज्ड है कि नहीं, साथ ही साथ एक्सटर्नल ऑडिटर का नाम रेकमेंड करना और उनकी ऑडिट फ़ी फाइनलाइज करना, ये सारा ऑडिट कमेटी का काम है। देखा जाए तो अगर आप इन सारी कमेटीज़ के काम को इकट्ठा मिला लें, एक साथ कर लें, देन यू विल गेट द लास्ट स्लाइड जो आपने देखी थी, जो कि था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप ऑब्वियसली मिक्स करेंगे, देन यू विल गेट दैट। Got the point? So next is describe the market and the non-market factors। आपको यहाँ पे मार्केट एंड नॉन मार्केट फैक्टर्स के बारे में बात करनी है जो कि कंपनी के स्टेक होल्डर रिलेशनशिप से somehow attached है। Now I would say this is kind of a general stuff। ठीक है, ये जनरल है, यानी कि यहाँ पे कुछ बातें हैं जिसकी बस आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें स्टेक होल्डर रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि नंबर 1 है एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स। एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी में सब्सटैंशियल मैं कह सकता हूँ होल्डिंग रखते हैं एंड दे आर ऑल्सो क्वाइट एक्टिव while they interact with the company management। ये लोग कंपनी मैनेजमेंट से काफ़ी इंटरेक्शन करते रहते हैं और कंपनी की मैनेजमेंट को अपनी बातें रखते हैं और आपके बिहाफ में भी आपकी बातें रख सकते हैं। सो दे आर आई वुड से क्वाइट एक्टिव एंड दीज आर नोन एज एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स। इनका मेन काम यहाँ लिखा हुआ भी है कि शेयर होल्डर अगर किसी चीज़ से नाराज़ है तो उनके लॉ सूट प्रेजेंट करना इनका काम है। दे ऑल्सो समटाइम्स सीक रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, बिकॉज ये काफ़ी एक्टिव हैं, इनके पास काफ़ी शेयर्स भी हैं, तो ये कई बार बोर्ड का हिस्सा बनने के लिए भी कंपनी की बोर्ड को मजबूर कर सकते हैं। दे ऑब्वियसली हैव वोटिंग राइट्स, तो ये वोट करते हैं कोई ना कोई रेजोल्यूशन के लिए। इसके अलावा आप सभी शेयर होल्डर्स के इश्यूज़ को रेज करना भी इन एक्टिविस्ट शेयर होल्डर का काम है। सो ऑब्वियसली ये आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड ये एक जनरल पॉइंट था, तो आपको ये नोट करना था। नेक्स्ट अप इज प्रॉक्सी फाइट। नाम से ही समझ में आ रहा है, ये प्रॉक्सी फाइट एक ऐसी सिचुएशन है जब अलग अलग प्रॉक्सीज जो होती हैं उन सभी को जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो सभी, या फिर में जो मैनेजर्स होते हैं वो सभी सीक करने लग जाते हैं, यानी कि उनको मनाने लग जाते हैं कि किसी ना किसी वोट उनके पक्ष में दे दे या फिर उनके जो नोशन से रेजोल्यूशन है उसके पक्ष में वोट दे दें। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सी फाइट। नेक्स्ट अप इज थ्रेट ऑफ हॉस्टाइल टेक ओवर।
हॉस्टाइल टेक ओवर होता है जब एक कंपनी जबरन किसी दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद ले एंड कंपनी की मैनेजमेंट और कंपनी के बोर्ड को बर्खास्त करके अपने मैनेजमेंट और अपने बोर्ड को वहाँ बैठा दे. This kind of a thing is known as hostile takeover. Exactly what happened in Mindtree. तो यहाँ पे बस ये होता है कि अगर कंपनी ने एंटी टेक ओवर मेजर्स अडॉप्ट कर रखे हैं, ये एंटी टेक ओवर मेजर्स का एक एग्जांपल मैंने दिया भी था, स्टैगर्ड बोर्ड. अगर इस तरह के मेजर्स रखे हुए हैं तो इसको एक्चुअल में नेगेटिवली देखा गया है. ऐसा देखा गया है दैट एंटी टेक ओवर मेजर्स कैन एक्चुअली क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड दे कैन ऑल्सो रेज कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज. यानी कि ऑब्वियसली एंटी टेक ओवर मेजर्स को पॉजिटिवली नहीं लिया गया, दीज हैव बीन टेकन नेगेटिवली. आपको इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए. नेक्स्ट अप इज लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट दो तरह का हो सकता है, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ सिस्टम्स. दोनों लॉ सिस्टम्स बहुत अलग हैं एंड इसके अनुसार डिसाइड होगा कि आपके स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स किस तरह प्रोटेक्टेड रहेंगे. इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहिए आपको. मीडिया एंड कम्युनिकेशन ऑब्वियसली आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं बिकॉज दे कैन इंश्योर दैट द कंपनी हैज़ टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन. कई सारे इसमें मैं कह सकता हूँ मीडिया के रेस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि कॉल्स होते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कॉल्स होते हैं, इनकी ट्रांसक्रिप्ट्स वगैरह आती ही रहती है हर कंपनी की तरफ से. सो ये सब जो होते हैं ये मीडिया के साथ में इंटरेक्शंस हैं कंपनी की मैनेजमेंट के और बोर्ड के. तो इसके माध्यम से भी कंपनी की काफ़ी इंफॉर्मेशन बाहर आती है which ensures greater transparency, and obviously greater transparency means better protection of the shareholder relationships. Similarly regulations भी ensure करते हैं transparency and that can also increase the, or I would say make the stakeholder relationships better. Learning outcome H, where I am going to talk about the potential risks as well as the benefits of corporate governance. तो सर सबसे बड़ी जो रिस्क है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, एक्चुअली ये रिस्क वगैरह जो है ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नहीं है, ये कंपनी के रिस्क है कि अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस वीक हुआ तो क्या क्या रिस्क आ जाएंगी, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर स्ट्रांग हुआ तो क्या क्या बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, ये उसकी बात है. यानी कि कहीं पे भी ये नहीं कहा जा रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज रॉन्ग, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज एसेंशियल, लेकिन वो वीक होने पे देयर आर सम पोटेंशियल रिस्क विच अ कंपनी अट्रैक्ट्स, वाइल अगर वो स्ट्रांग हुआ तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो आपके लिए ओपन अप होते हैं. क्या है ये देखते हैं ज़रा. नंबर 1 रिस्क ऑब्वियसली है अकाउंटिंग फ्रॉड. सत्यम वगैरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं हमारे सामने जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस में प्रॉब्लम होने की वजह से अकाउंटिंग फ्रॉड्स वगैरह हुए हैं. नंबर 2 ऑब्वियसली कंपनी जब भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दुरुस्त नहीं रखती तो कंपनी कम रिस्क लेती है एज इट शुड टेक, एज कम्पेयर टू एज इट शुड टेक. यानी कि एक ऑप्टिमम रिस्क लेवल से भी कम रिस्क लेने की वजह से कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, विच ऑब्वियसली हैज़ अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द शेयर होल्डर वैल्यूएशंस. रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से भी कंपनी कई बार अपने रिलेटेड पार्टीज़ का फ़ायदा करवा सकती है. ये अगेन वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हो सकता है. अगेन वीक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इन्वाइट सम लीगल ट्रबल which can obviously decrease or which can obviously negatively impact the reputation of the company. इसके अलावा स्टेक होल्डर्स लॉ सूट्स फाइल कर सकते हैं कंपनी पे एंड डेट डिफॉल्ट और बैंक्रप्सी के भी यहाँ पे चांसेस रहते हैं. सो ये सारे चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में अगर वीक इंटरनल कंट्रोल्स हैं तो, बात याद रखिएगा. सो ऑब्वियसली इंश्योर कीजिए कि जिस भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करें उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस एकदम दुरुस्त हो. यही सेम चीज़ मैं भी इन्वेस्टमेंट के मंत्राज में ध्यान रखता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ जो इन्वेस्ट करते हैं कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो इंश्योर करें कि कंपनी की मैनेजमेंट एकदम सच्ची हो, कंपनी की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी हो, क्योंकि अच्छी मैनेजमेंट हमेशा इंश्योर करेगी कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमेशा स्ट्रांग हो. क्योंकि इसके बेनिफिट्स भी हैं. बेनिफिट्स में नंबर 1 ऑब्वियसली कंपनी की ऑपरेशनल एफिशिएंसी है. अच्छी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होने से अगेन कॉर्पोरेट गवर्नेंस का फ़ायदा मिलता है. लॉ एंड रेगुलेशंस का पालन करते हैं तो अगेन लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्क नहीं होती, रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी भी कम होती है. एंड फाइनली कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन दोनों ही इंप्रूव होती है. तो देखा जाए तो जितने हमने पोटेंशियल रिस्क पढ़े थे उन्हीं का ओपोजिट करके हमने यहाँ पे बेनिफिट्स पढ़ लिए और कोई अंतर यहाँ पे है नहीं. सो यही था यहाँ पे पोटेंशियल रिस्क और बेनिफिट्स को लेकर के. लर्निंग आउटकम आई में वी आर गोइंग टू फाइंड आउट various factors which are relevant for the analysis of corporate governance. सिंपल से पॉइंट्स हैं.
यहाँ पे पहला पॉइंट जो निकल करके आता है वो है कंपनी की ओनरशिप एंड वोटिंग स्ट्रक्चर। ये आपको बेसिकली कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स बताएगा जो बोलते हैं कि कंपनी के स्टेक होल्डर मैनेजमेंट के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर डुअल क्लास स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में, तो ये कंपनी की वैल्यूएशंस के लिए डेट्रीमेंटल होते हैं। इसका मतलब कंपनी की वैल्यूएशंस इसकी वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकती हैं। अब ये डुअल क्लास स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल है, डुअल क्लास स्ट्रक्चर में शेयर्स दो क्लास के इशू होते हैं, जहाँ पे जो सुपीरियर क्लास होती है वो प्रमोटर्स अपने पास रख लेते हैं और जो ऑर्डिनरी क्लास होती है वो बाद बाकी शेयर होल्डर्स को देते हैं। ऐसा करने से प्रमोटर्स के पास में अगर कम शेयर भी हो तो भी वो लोग ज़्यादा वोटिंग राइट्स एंजॉय कर सकते हैं। ये चीज़ को नेगेटिवली देखा जाता है एंड इसी वजह से कंपनी वैल्यूएशंस में नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट अप इज कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड। ऑब्वियसली ये मैटर करता है। अगर हम एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बोर्ड जो है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, वहाँ पे काफ़ी सारे अलग अलग तरह के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, कोई टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट है, कोई अकाउंटिंग एक्सपर्ट है, कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, तो उन सब चीज़ों से कंपनी के बोर्ड की ताकत बढ़ जाती है इन ऑर्डर टू डील विद चैलेंजेस एंड ऑब्वियसली ये भी हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। थर्ड पॉइंट इज द मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन। मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन भी काफ़ी हद तक हमें बताती है कि कंपनी की ओवरऑल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट सही है कि नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं परफॉर्मेंस बेस्ड की बात करूं, यानी कि कंपनी को ये इंश्योर तो करना ही चाहिए कि उनकी जो मैनेजमेंट है उनकी रेम्यूनरेशन परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड हो। ऐसा करने से हम कंपनी की अर्निंग्स और मैनेजमेंट की अर्निंग्स को आपस में अलाइन कर पाते हैं, विच इज़ कंसिडर्ड पॉजिटिव। नंबर 2, हमें ये भी सोचना चाहिए कि कंपनी के गोल्स इतने भी इजीली अचीवेबल नहीं होने चाहिए कि मैनेजमेंट को जो बोनस वगैरह है वो मिलने में उनको कोई हाथ पैर मारना भी नहीं पड़े और उनको बोनस मिल जाए। सो गोल्स थोड़े से हार्ड होने चाहिए। एंड फाइनली यू शुड ऑलवेज कंपेयर द कंपनीज मैनेजमेंट्स कंपेंसेशन विथ इट्स पीयर्स। इसी चीज़ में अगेन आई वुड टेक एन एग्जाम्पल। अगर हम रिलैक्सो फुटवेयर की कंपैरिजन करें विथ अदर कंपनीज, तो ऐसा देखा जाता है कि रिलैक्सो की मैनेजमेंट थोड़ा ज़्यादा मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन लेती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपनीज लाइक बाटा इंडिया वगैरह वगैरह। तो ये एक छोटा सा पॉइंट है, इसको मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देता बिकॉज आई पर्सनली वुड लाइक रिलैक्सो ओवर बाटा, बट हाँ ये भी एक पॉइंट होता है। तो मैनेजमेंट रेम्यूनरेशन अगर आपके लिए एक पॉइंट है तो इसको आप ज़रूर देखें, कंपेयर करें अपनी कंपनी के मैनेजमेंट की अर्निंग्स को विद द पीयर कंपनीज, ऑलवेज डू दैट। नेक्स्ट अप इज द कमिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, सॉरी कॉम्पेंसेशन ऑफ द शेयर होल्डर्स, जहाँ वही एक्टिविस्ट शेयर होल्डर की बात रखी जा रही है। आपको बेसिकली ये देखना है कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है उसमें कोई एक्टिविस्ट शेयर होल्डर है क्या, विच विल टेक केयर कि कंपनी अच्छे से काम कर रही है कि नहीं कर रही। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोजिटली मुझे मालूम चल जाए कि राधा किशन दमानी जी का पैसा लगा हुआ है किसी कंपनी में, तो मुझे एक चीज़ की अश्योरेंस हो जाएगी कि वो कभी भी इस कंपनी में कुछ भी बुरा होने नहीं देंगे। वो कुछ भी होगा, अगर बोर्ड कभी गड़बड़ करेगा भी या मैनेजमेंट कभी गड़बड़ करेगा भी, तो वो इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस बोर्ड को। अगेन इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ इंडियन सीमेंट्स में दमानी जी के बहुत पैसे लगे हुए हैं। सो अगर इंडियन सीमेंट्स में कभी भी कुछ गड़बड़ होगा तो दमानी जी एक्टिविस्ट शेयर होल्डर के तौर पे कंपनी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। करें नहीं करें ये उनके ऊपर में, बट ऑब्वियसली दे कैन डू इट। नंबर 5 इज द स्टेक होल्डर राइट्स। तो इसमें सर एंटी टेक ओवर मेजर्स, स्टैगर्ड बोर्ड, डुअल क्लास स्ट्रक्चर, इन सभी चीज़ों को स्टेक होल्डर राइट्स को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हुए देखा गया है। ऑब्वियसली इसकी वजह से भी कंपनी की वैल्यूएशंस इम्पैक्ट होती हैं। फाइनली इज द रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट। अगर आपको लगता है किसी कंपनी में रिस्क मैनेजमेंट ज़्यादा साउंड नहीं है, देयर आर प्रॉब्लम्स विथ रिस्पेक्ट टू रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, then obviously that can be very very crucial for company survival। वो सर्वाइवल को एक क्वेश्चन मार्क में डाल सकती है। You would not want to ride on that company। इसका एग्जाम्पल अगेन बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज हो सकती हैं, जैसे कि आई वुड से कोई एग्जाम्पल ऐसा शायद DHFL एक एग्जाम्पल हो सकता है इंडिया में। DHFL में कंपनी की मैनेजमेंट ने बहुत ज़्यादा लोन्स ले लिए थे, या फिर रिलायंस कम्युनिकेशन में भी ये एग्जाम्पल हो सकता है। बहुत ज़्यादा लोन ले लेने के बाद में इन कंपनियों के पास में इतना हाई लेवरेज होने के कारण ये कंपनियां कभी भी उभर ही नहीं पाई। एक बार एक डाउनटर्न आया और इन कंपनियों का दिवाला सा निकल गया।
तो ये सब चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। हाई लेवरेज लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस ज़रूर चेक करनी चाहिए कि क्या कंपनी एक्चुअल में इतना रिस्क ले पाएगी, क्या कंपनी की रिस्क टॉलरेंस इतनी है क्या। सो ये चीज़ें ऑब्वियसली देखने की होती हैं। So again, these are those factors which are obviously relevant whenever you are going to analyze the corporate governance and stakeholder management in any company before investing in a company. Then comes an important area which is known as ESG. E stands for environmental, S stands for social and G stands for governance. आपको इन पॉइंट्स को देखना चाहिए whenever you are investing in a company if you would like to. मैं नहीं देखता, लेकिन ऐसे आमतौर पे टेक्स्ट बुक्स में तो यही बोला जाएगा दैट आपको इनको देखना चाहिए। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखना होता है कि एनवायरमेंटल कंसर्न्स को क्या आपने कंसिडर किया क्या। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई कंपनी है जो बहुत पोल्यूशन फैलाती है, एग्जाम्पल हो सकते हैं चाइनीज़ कॉन्टेक्स्ट में वहाँ के केमिकल प्लांट्स, वहाँ के केमिकल कंपनीज, अगर वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट करते हैं तो आप उन्हें एक नेगेटिव पॉइंट दे करके उनमें इन्वेस्टमेंट से बच सकते हैं। बट वहीं पे अगर कोई कंपनी है जो एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, एनवायरनमेंट के कंडीशंस को बेटर करने के लिए काम कर रही है, तो आप उसे एक पॉजिटिव पॉइंट दे करके उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में और बात करेंगे। इसके अलावा कोई बड़ा एनवायरमेंटल एक्सीडेंट अगर कहीं हुआ है किसी कंपनी से, तो उन सब कंपनियों से भी दूर रहना, ये भी आपको ESG कंसिडरेशन सिखाता है। नेक्स्ट अब इज सोशल। सोशल में आता है कि हाउ दिस कंपनी इज सर्विसिंग द सोसाइटी। इसका एक नेगेटिव एग्जांपल इंडिया का ITC हो सकता है। ऑब्वियसली नो दैट ITC इज़ एन इंडियन टोबैको कंपनी, या फिर टोबैको में डील करती है प्राइमरीली। तो कई लोग सोशल एस्पेक्ट से बोलते हैं भैया हम ITC में पैसा नहीं लगाएंगे बिकॉज दे थिंक दैट दिस कंपनी इज़ डूइंग समथिंग नेगेटिव फॉर द सोसाइटी, नॉट पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम ITC में पैसा नहीं लगाएंगे। अगेन मैं इस सोच को एनफोर्स नहीं कर रहा आप पे, इट टोटली डिपेंड्स कि आप उस आइडिया से ओके हैं या नहीं है, ठीक है। बट कई लोग ऐसा सोचते हैं, तो ये मैं आपको बता दूं। फाइनल पॉइंट आता है गवर्नेंस। आई वुड से इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट ही गवर्नेंस वाला पॉइंट है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके गवर्नेंस इश्यूज को ज़रूर चेक करना चाहिए। इसके इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल अगर मैं दूं तो यस बैंक का एग्जांपल हो सकता है, जिसमें राणा कपूर और उनकी फैमिली डिस्प्यूट्स वगैरह की कहानियां काफ़ी पॉपुलर थी। इतनी पॉपुलर थी कि यस बैंक के डूबने से पहले से वो बातें लोगों को पता थी। इसके बावजूद अगर लोग यस बैंक में पैसा लगाए राणा कपूर के भरोसे, तो ये उनकी गलती रही होगी। सिमिलरली ब्रिटानिया में, ऑल्दो इट्स अ वेरी गुड लॉन्ग टर्म शेयर, लेकिन ब्रिटानिया में करीब 2018 से लेकर के 2019 आई वुड से ये 2 साल थोड़े से ना स्टैग्नेंट ग्रोथ वाले रहे। ये स्टैग्नेंट ग्रोथ इसलिए नहीं रहा कि कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी, बट प्राइमरीली इसलिए भी था कि कंपनी के एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नेस वाडिया, उनको जापान में पकड़ा गया था विद सम ड्रग्स। उनके हाथ में कुछ ड्रग्स थे और वो पकड़े गए, और उन सब चीज़ों को अगेन नेगेटिवली लिया जाता है। अब आप सोचेंगे भैया ये तो एक पर्सनल इशू है जिसको आप यहाँ पे कंपनी के साथ में एसोसिएट कर रहे हो, तो मानता हूँ मैं ये पर्सनल इशू है, बट देन नेस वाडिया इज़ नॉट जस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बट इज़ ऑल्सो द सन ऑफ द चेयरमैन ऑफ द कंपनी। कंपनी के चेयरमैन के बेटे हैं, तो ये सब चीज़ें मार्केट रिएक्ट करता है इस पर, एंड मार्केट इसके वजह से ब्रिटानिया में लगभग 2 साल का या 1.5 साल का एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन देखने को मिला है। एंड again you can say that this is because of the governance factor. So these are 3 things I think that you should incorporate, or you can incorporate. Number 1 is environmental, number 2 is social, and number 3 is governance factors. तो इन 3 factors को देख करके भी you should analyze an investment. तो you should, again you may बोलना चाहिए, you may analyze an investment, but ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हम बड़े बड़े अगर institutional investors की बात करें तो वो ये सब चीज़ें बहुत देखते हैं। ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ESG कंसिडरेशन पे हमेशा ध्यान देते हैं। आइए इसी पे अब लास्ट बात कंप्लीट करेंगे कि भैया इन ESG कंसिडरेशन में हम क्या क्या चीज़ें देख सकती हैं। तो देखिए, आप नेगेटिव स्क्रीनिंग कर सकते हैं। आप उन कंपनियों को अपनी स्क्रीनिंग से बाहर कर सकते हैं जो कि ESG कंसिडरेशन में फेल होती हैं, जैसे कि माइनिंग कंपनीज, टोबैको कंपनीज, केमिकल कंपनीज। अगर आपको लगता है ये कंपनियां ESG कंसिडरेशन में फॉल नहीं करेंगी या फिर आपके लिए सही नहीं है, आप इनको बाहर कर दीजिए। एक्सक्लूड दीज कंपनीज और एक्सक्लूड स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज विच यू डोंट लाइक। नंबर 2 इज पॉजिटिव स्क्रीनिंग। आप चाहें तो ESG प्रैक्टिसेस के बेसिस पे कुछ कंपनियों को
एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे सकते हैं। क्लियर है? इसमें प्रिविलेज के केस में एशियन पेंट्स का एक ताज़ा एग्जाम्पल है हमारे सामने। कोविड-19 के केस में हमने देखा था दैट एशियन पेंट्स ने इंडिया में जितने भी स्टाफ हैं उनकी सैलरी इनफैक्ट बढ़ा दी, घटाई नहीं, बढ़ा दी। सो ये सब चीज़ें एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बोल सकते हैं कि काफ़ी पॉजिटिव हैं, एंड इसके वजह से अगर आप एशियन पेंट्स में लॉन्ग होना चाहें तो वो कोई हर्जा नहीं है। ESG कंसिडरेशन को देखते हुए आपने कंपनी को ज़्यादा पॉजिटिवली देखा, ज़्यादा इसको वैल्यू किया, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्क्रीनिंग। Next up is ESG integration and incorporation. This is basically incorporating the qualitative and quantitative characteristics of the ESG into your stock picking ability. Similarly, impact investing and thematic investing भी इसी से related points है, जहां आप invest करते हो in order to promote some specific social और environmental goal. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप इन्वेस्ट भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप प्रॉफिट भी कमाना चाहते हो। तो पहला तो आप इन्वेस्ट करके दुनिया को ये साबित करना चाह रहे हो कि देखो सोलर सेल्स में ही जाना इंडिया किसी पूरे वर्ल्ड के लिए सस्टेनेबल है। तो पहला तो यू आर प्रमोटिंग योर आइडिया, एंड सेकंड यू आर ऑब्वियसली सीकिंग सम प्रॉफिट, यू थिंक कि वहाँ प्रॉफिट बनेगा। तो ये होती है इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। थीमेटिक इन्वेस्टिंग भी मैं कहूँगा कि वैसा ही होता है, बट यहाँ पे आपका मेन जो गोल होता है वो इन्वायरमेंटल गोल होता है। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स पे आपका बहुत ज़्यादा एम्फेसिस यहाँ पे नहीं है। सो दैट वॉज इट। आई होप आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया। दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप यू हैव रियली एन्जॉयड दिस वीडियो। अगेन मैं फिर से एक ब्रीफ डिस्क्लेमर दे दूँ। इस वीडियो को देखा है आपने, अगर आपका पढ़ा हुआ था तो आपको काफ़ी चीज़ें याद आई होंगी, नहीं पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ जा करके एक बार पढ़िएगा ज़रूर। इस वीडियो को आप ऐसा मत समझिए कि ये कंप्लीट वीडियो है और इतना समरी वीडियो देख लेने से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान रखिएगा। अगेन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स आपके लिए वेट कर रहे हैं। सो दैट्स इट, सी यू देन, बाय बाय।